हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। हमने लास्ट में पढ़ा था सर्किट डायग्राम्स के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस कवर किया था हमने। अब हम इस वाले चैप्टर में जो कवर करने वाले हैं, इस वाले वीडियो में जो कवर करने वाले हैं, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ दिया था किसने? एक जर्मन फिजिस्ट ने, जिसका नाम था जॉर्ज सिमन ओम। ठीक है, इसने क्या है, इसने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट की बिटवीन द करंट and a metal in a metallic wire and the potential difference across its terminals। ठीक है, एक मेटेलिक वायर ली हमने, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस इसने रखी, सपोज V। ठीक है, और इसमें जो करंट आई फ्लो कर रही थी उसमें इसने एक रिलेशनशिप देखा। तो वो रिलेशनशिप क्या था? ही फाउंड आउट दैट, ये इसका लॉ क्या बोलता है, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the potential difference across its ends provided temperature and the physical conditions remain same for the conductor। अगर हम एक कंडक्टर के लिए, नॉन ओनली मेटेलिक वायर, बट हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर इसकी हम फिजिकल कंडीशन सेम रखें, टेम्परेचर सेम रखे एंड बाकी फिजिकल कंडीशन सेम रखे, तब जो इसके अक्रॉस जो ये पोटेंशियल होगा V, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, और इसमें जो करंट I होगी, that will be directly proportional to each other। V is directly proportional to I। यहाँ पे इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए हम एक कौन ये इंट्रोड्यूस करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। सिंस ये वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है, करंट है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज ओनली फॉर द ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस मतलब कि मेटल्स के लिए बेसिकली, ज्यादातर ये मेटेलिक सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है, क्योंकि दे आर द परफेक्ट कंडक्टर्स। उन्हीं को हम ओमिक डिवाइसेस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टर्म देखी, क्या देखी ओम्स लॉ में? हमने V इज इक्वल टू आई आर, जो हमारा ओम्स लॉ था। इसमें हमने एक टर्म देखी जो कि था R, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टेंस एक मटेरियल की क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक कंडक्टर अपोज करता है द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ठीक है, अगर एक कंडक्टर में से एक लोड है, हमारे पास है कोई कंडक्टर है, इसमें से एक चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, इस चार्ज क्यू को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है, इस चार्ज को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी इस कंडक्टर में होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे, उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। और ये किसके बराबर होती है? फ्रॉम द ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, विच इम्प्लाइज R की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू V बाई I। तो हम बोलेंगे कि V बाई I का रेशियो हमारा कांस्टेंट होगा, इज विल बी अ कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। ठीक है, जो इसका यूनिट है, दैट्स आफ्टर द साइंटिस्ट जॉर्ज सिमन ओम, और इसका यूनिट क्या है? ओम है, इट्स यूनिट इज ओम। ठीक है, फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं हमारी रेजिस्टेंस को? लेंथ इफेक्ट करता है। जो हमारी रेजिस्टेंस होगी किसी भी कंडक्टर की, किसी भी मटेरियल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी इसकी लेंथ की। मतलब जितना बड़ा हमारा लेंथ में कंडक्टर होगा, उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, दूसरी चीज, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा हमारी किसी मटेरियल का, उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। जितनी पतली हमारी वायर होगी, सपोज अगर हम वायर की बात करें, जितनी पतली हमारी वायर होगी, उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, इसके बाद तो हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पे आया, क्या? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को खत्म करने के लिए हम और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज रो। रो L बाई ए। ये रो क्या होता है? इट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और रेजिस्टिविटी फर्दर डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे और टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। ठीक है, रेजिस्टिविटी को हम आगे डिफाइन करेंगे। इसके अलावा जो हमारी रेजिस्टेंस होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसीलिए जो ओम था उसने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस पे जो हमारा आर होता है, दैट V होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के बराबर, या V बाई I का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर और एक प्रॉपर्टी है जो हमारी, और एक फैक्टर है जो हमारी रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। अब इस हम बात करते हैं इस रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है?
एक पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर हम फॉर्मूला ही से ही देखें R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ ना रो इज इक्वल टू R A बाई L। तो हम बोलेंगे एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ वाले कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है। सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। और इसका जो यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। अगर हम यहाँ से इसका ये निकाले भी, अगर हम रेजिस्टिविटी का ये निकाले, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए, ठीक है। तो रो आर का लेंथ का मीटर और इसका मीटर स्क्वायर, तो ये जो आएगा हमारा मीटर और मीटर कैंसिल, सॉरी ए बाई एल है, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बचा हमारा? ओम मीटर। ये हमारा किसका? रेजिस्टिविटी का यूनिट आता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम था, और रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। और रेजिस्टेंस डिपेंड करती थी लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो खाली किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो मतलब इलेक्ट्रिक हीटर मतलब एक रेजिस्टर है, ठीक है, इसके दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है? 60 वोल्ट की है, 60 वोल्ट की है। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ, तो उस टाइम पे हमारी करंट कितनी है? 4 एम्पियर है। तो मतलब इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? V बाई आई, दैट विल बी इक्वल टू 60 बाई 4, दैट विल बी इक्वल टू 15 ओम, ठीक है। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट? अब जो हमारी नई पोटेंशियल है, जो मैं V डैश से सपोज ये करूंगा, वो कितनी है? अब हम 120 वोल्ट पोटेंशियल इसके अक्रॉस रखते हैं, इसके इनके अक्रॉस, टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो हमारी रेजिस्टेंस वापस आएगी क्या? हमें क्या निकालना है? हमें अभी करंट निकालनी है, इसमें से कितनी करंट जा रही होगी। तो हमें पता है V is equal to IR, which implies I is equal to V by R। तो पोटेंशियल अभी हम 120 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और रेजिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आ गई? 15 ओम, तो 15 ओम। तो अगर हम इसकी ये करें तो हमारे पास क्या आएगा? जो हमारी करंट होगी दैट विल बी इक्वल टू 8 एम्पियर, मतलब हमारा डबल हो गई हमारी करंट, 2 टाइम्स द इनिशियल करंट आ गई, ठीक है। ये हुआ ये न्यूमेरिकल। अब और एक न्यूमेरिकल, ये आप ट्राई कीजिए। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? गिवन मटेरियल ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A, ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और रेजिस्टेंस हमें बताया गया है इसकी कितनी है? 4 ओम है, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल? तो रो जो है मटेरियल हमारी, रो हमारा कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, हमारे पास एक ही मटेरियल है। हैविंग लेंथ, अब उसकी लेंथ कितनी है? ये पहले है, अगर L1 में लूं वो क्या थी? L, A1 जो लूं वो क्या था? A। अब हम जो L2 ले रहे हैं, दूसरी उसकी लेंथ कितनी है? L/2 है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो A2 जो है वो कितना है? 2A है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस? हमें उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है इस वाले वायर की। तो अगर हम पहले की रेजिस्टेंस निकाले दैट विल बी इक्वल टू R रो L1 बाई A1, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये बनेगा रो L बाई, ठीक है। अब जो R डैश है दूसरे वायर की रेजिस्टेंस है R2 में बोलो, यहाँ पे R1 बोलो, यहाँ पे मैं R2 बोलूँ, मटेरियल सेम है तो रो कांस्टेंट सेम रहेगा, L2 L2 A2। तो ये बनेगा रो L2 के बदले हम वैल्यू क्या पुट करेंगे? जो कि हम बराबर है L/2 और इसके बदले 2A। तो ये बनेगा रो L/4A। अगर मैं 1/4 कॉमन निकालू यहाँ से तो मेरी R2 की वैल्यू अगर आएगी क्या? रो बाई 4 L/A।
अगर हम ये कंपेयर करें ये वाला पोर्शन इस वैल्यू का, वो किसके बराबर है हमें? R1 के बराबर है। तो R2 इज़ इक्वल टू 1/4 टाइम्स R1। तो ये हमारी रेजिस्टेंस आएगी। ठीक है, दिस और हमें पता है जो इनिशियल रेजिस्टेंस हमारी कितनी है, 4 ओम है। तो हम बोलेंगे R1 हमारा किसके बराबर है, 4 ओम के बराबर है। तो हमारी जो R2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/4 इंटू 4 दैट विल इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, होप के समझ आ गया होगा आपको ये सवाल। तो हम क्या सिंपली कर रहे हैं, R1 को इन टर्म्स ऑफ LA निकाल रहे हैं, फिर R2 को भी इन टर्म्स ऑफ LA निकाल रहे हैं, फिर वहां से R1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके R2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये कैसे वेरीफाई कर सकते हैं हम ओम्स लॉ, क्योंकि हमने देखा जो ओम्स लॉ का ग्राफ आता है V वर्सेस VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डाई बना गया है, एक बैटरी लेंगे हम, फिर हम एक रेजिस्टेंस लेंगे और एक की, ताकि हम स्विच ऑन ऑफ कर सके, एक एमीटर करंट मेजर करने के लिए, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर, किसके लिए, ताकि हम वोल्टेज मेजर कर सके। ठीक है, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स किससे चाहिए, वोल्ट और इसके चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक मिनिमम करंट जनरेट करने के लिए हम रियोस्टेट को उस हिसाब से ये करेंगे। तो की ऑन करके हमें एक वोल्टेज V की वैल्यू मिलेगी और I की वैल्यू मिलेगी, तो वो हम प्लॉट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करते जाएंगे, हम रियोस्टेट की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे और अपनी V और I की वैल्यूज लेते चलेंगे। तो जब हम उसका टेबल प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन बिटवीन V एंड I। ठीक है, मतलब उसका क्या होगा कि जो V1, सपोज अगर हमारे वैल्यूज डिफरेंट आए, V1, V2, V3, ठीक है, और करंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग I1I, इसके कॉरस्पॉन्डिंग I2I, इसके कॉरस्पॉन्डिंग I3I, ये तीनों जो हो इनका रेशो जो होगा वो इक्वल होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू में मिलेगी हमें यहाँ से। ठीक है, ये इसका थोड़ा बहुत लिखा गया है जो मैंने समझा दिया। तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूजुअली पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को। तो अभी हमने देखा कि एक रेजिस्टर है हमारे पास, एक बैटरी लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे V वोल्ट सप्लाई कर रहा है, तो एक करंट I जा रही है इसमें से, और जो भी ये वोल्ट V सप्लाई कर रहा है ये इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, जो ये सोर्स दे रहा है वो ये यूटिलाइज कर रहा है रेजिस्टर। अब क्या बात है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टर्स प्रेजेंट हो गए और वो एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे, मतलब सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तब क्या होगा, जो ये बैटरी V वोल्टेज सप्लाई करेगी ये खाली पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस नहीं गिरेगी, बट कि ये तीनों के अक्रॉस यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, अगर और इसमें से जो करंट जा रही होगी वो कितनी होगी, आई सपोज करंट जा रही है इसमें से, जो कि एमीटर हमें मेजर करके दे रहा है। ये एक आई सप्लाई करंट सप्लाई कर रहा है, V इसकी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, सोर्स ऑफ द वोल्टेज। तो हम क्या बोलेंगे, जो V है दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर 1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर 2 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर 3। ठीक है, अगर मैं टोटल वोल्टेज को ओम्स लॉ से देखूं वो कितना आएगा, IR। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टर। अगर मैं अब क्या काम करूं, इन तीनों रेजिस्टर्स को एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर दूं और उसका वैल्यू R रख दूं। ठीक है, तो वो इसके बराबर होगा I इंटू R। अब अगर मैं V1 किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर, वो किसके बराबर होगा, ड्यू टू ओम्स लॉ वी नो दैट किसके बराबर होती है, वोल्टेज ड्रॉप दैट इज इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, सपोज उसमें से I1 करंट जा रही है, नहीं I1 तो नहीं, सिंस करंट I ही है, तीनों में से सेम ही करंट जा रही है, तो I करंट जा रही है और रेजिस्टेंस कितनी है, R1 प्लस V2 में क्या जा रहा है, I करंट जा रही है और R2 इसकी रेजिस्टेंस है, और तीसरे में से क्या जा रहा है, I करंट जा रही है और R3 इसकी रेजिस्टेंस है। तो विद पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर, अक्रॉस सेकंड रेजिस्टर एंड अक्रॉस थर्ड रेजिस्टर। अगर हम देखिए यहाँ पे I कॉमन निकलेगा, IR इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये I इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी नेट रेजिस्टेंस जो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मतलब अगर हम
इन 3 रेज़िस्टर्स को एक ऐसे रेज़िस्टर से रिप्लेस करे जिसका वैल्यू इन तीनों के रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होगा, तो हमारा जो ओवरऑल सर्किट है वो इक्विवेलेंट सर्किट होगा। वो सेम ही इफेक्ट देगा, सेम ही करंट देगा, सेम ही वोल्टेज ड्रॉप देगा। इसी को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हम ये बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, इट्स नॉट अप टू ओनली 3 रेजिस्टर्स। अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स भी सीरीज में कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो किसके बराबर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, वो इनकी समेशन के बराबर होगी। अब दूसरी बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो ये पॉइंट है और ये 2 पॉइंट्स है, 3 रेजिस्टर्स लगा के है इन 2 पॉइंट्स के बीच में, बट ये दोनों पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है। पिछले वाले में हमने देखा था ये रेजिस्टर्स में आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड थे, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये एक ही पॉइंट से तीनों ऑरिजिनेट कर रहे होंगे और एक ही पॉइंट पे वापस मिल रहे होंगे। तो इस केस में क्या होगा, हमारी करंट आई आएगी, लेकिन ये करंट डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से एक करंट I1 चली जाएगी, ये करंट डिवाइड I2 आएगी, ये करंट डिवाइड होके I3 आएगी, और फाइनली हमें वापस से वही करंट I मिलेगी यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो इक्वल हो रहा है तीनों के अक्रॉस, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे है, सपोज यहाँ पर अगर V1 पोटेंशियल है और यहाँ पे हमारा V2 पोटेंशियल है, तो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन 2 पॉइंट्स के बीच है वो V1 माइनस V2 है। तो अगर V1 माइनस V2 XY के बीच में है, वही ड्रॉप R1 के अक्रॉस भी हो रहा होगा, R2 के अक्रॉस भी हो रहा होगा और R3 के अक्रॉस भी हो रहा होगा। ठीक है, अगर अब हमारी ये बैटरी V वोल्ट सप्लाई कर रही है, तो हमारे पास जो वोल्टेज होगा V, ठीक है, वो तीनों के अक्रॉस सेम ही ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अब बात करें, सिंस करंट डिफरेंट जा रही है, तो हम बोलेंगे कि नेट करंट जो हमारे पास है समेशन ऑफ इंडिविजुअल करंट्स थ्रू द रेजिस्टर्स के बराबर है I2 प्लस I3। फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है I किसके बराबर होता है, V बाय R। ठीक है, और I1 किसके बराबर होगा फिर फ्रॉम ओम्स लॉ, V, क्योंकि इनके अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, V डिवाइडेड बाय इसकी रेजिस्टेंस R1 प्लस V डिवाइडेड बाय इसके अक्रॉस R2 प्लस इसके अक्रॉस V डिवाइडेड बाय R3। तो अगर हम देखें V कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मिलेगी वो हमें ऐसे एक फॉर्मूला मिलेगी R3। तो अगर हम यहाँ से देखिए, हमें क्या रियलाइज हो रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में अगर हम यहाँ पे n रेजिस्टर्स लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, द इक्विवेलेंट पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ of resistor n resistors is equal, the reciprocal of the equivalent resistance is equal to the summation of the reciprocals of the individual resistances। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर 2 ही रेजिस्टर्स होंगे हमारे पास, तो अगर तो वहां पे क्या होगा, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करके देखूं, 1 by R is equal to R1 plus R2 डिवाइड बाय R1 R2। तो हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगी वो कितनी मिलेगी, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हमारी किस लिए है, अगर 2 ही रेजिस्टर्स होंगे तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमें डिफाइन करना होगा अब सीरीज combination, series combination हम बोलेंगे if the current through each resistor is same or if the resistors are joined end to end and the current passing through is same, then we say they are connected in series। और parallel combination कब हम बोलेंगे, if the potential drop across each resistor is same then they are said to be connected in parallel। ठीक है, ये होगी हमारी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, वीडियो पॉज कीजिए तो और सॉल्व कीजिए। इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, मैंने दोनों, एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन रही है, उसके बाद ये जो इक्विवेलेंट इसका होगा और इसका इक्विवेलेंट होगा वो
सीरीज में होंगे आपस में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट करें, ये इसका नाम हम इसके इक्विवेलेंट का नाम हम आर ए रखेंगे। सिंस आर ए क्या है, पैरेलल में है, तो मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्या, 1/RA इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहां से मुझे जो मिलेगा आर ए की वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू R1 R2/R1 प्लस R2। अगर हम वैल्यूज पुट करें, R1 की वैल्यू 10 ओम, R2 की वैल्यू 40 ओम डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40, तो ये कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 50, तो दैट विल बी इक्वल टू 8 ओम। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये 8 ओम है, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन की बात करें, ये भी पैरेलल में है, तो यहाँ पे जो हमारा आर बी 1/RB होगा वो किसके बराबर होगा, R3 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है। तो 1/RB इज इक्वल टू 1/R3 कितना है, R3 हमारा है 30 ओम प्लस R4 कितना है हमारा 20 ओम प्लस R5 कितना है हमारा 60 ओम, ठीक है। अगर हम इनका LCM निकाले तो वो कितना आएगा, लेस कॉमन मल्टीपल 60 ही आएगा, तो डिवाइड में 60 रख देते हैं, ऊपर क्या बनेगा 2 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऊपर आएगा 56/60। तो हमारी जो आर बी की वैल्यू होगी वो होगी 60/6, दैट विल बी इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रही है हमारी वो 10 ओम आ रही है, ठीक है। ये समझ आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। तो जो ये हमारा इक्विवेलेंट आया था सर्किट यहाँ पे, ठीक है, वो कितना आया था, वो 8 ओम आया था, और इसका इक्विवेलेंट जो आया था वो 10 ओम आया था। तो मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ये हमारा एमीटर रहा, और यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगाएंगे इसके बदले। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर हमारा 8 ओम का होगा और ये 10 ओम का होगा, क्योंकि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 है और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम है, ठीक है। अब ये दो जो है, इसमें से अगर करंट आई आ रही है, ये दो सीरीज में है क्योंकि सेम ही करंट दोनों में से पास हो रही है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। अगर हम इसको नेग्लेक्ट करें तो हम देखेंगे कि ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां से अब हमें क्या, ये दोनों सीरीज में मिल रहे हैं, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगी हमारी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितनी होगी, R इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। आर ए कितना है 8 ओम प्लस आर बी कितना है 10 ओम, तो कितना होगा 18 ओम हमारी नेट रेजिस्टेंस निकलेगी। इसका पार्ट बी क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो सर्किट में से कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, तो हमें ओम्स लॉ यूज करना है, आई V इज इक्वल टू IR विच इम्प्लाइज I इज इक्वल टू V/R, ठीक है। और V की वैल्यू हमें दी गई है, बैटरी कितना सप्लाई कर रही है 12 वोल्ट, तो दैट विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 18, तो ये कितना बनेगा 26293233, that's 2/3, that's approximately equal to 0.66, इतने एम्पियर की करंट जा रही है इसमें से, ठीक है। एक चीज आपने रियलाइज करी होगी, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम पैरेलल में रेजिस्टर्स ले रहे हैं, तो हमारी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो डिक्रीज हो रही है, हमारी जो नेट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा 10 ओम का रेजिस्टर था और ये 40 ओम का रेजिस्टर था, लेकिन जो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई वो 8 ही ओम आई। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास 30 ओम का, 20 ओम का और 60 ओम का रेजिस्टर था, लेकिन जो इसकी नेट रेजिस्टेंस आई वो खाली 10 ओम आई। तो हमारी पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एड अप हो जाते हैं, तो हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना चाहिए।
आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी तक हमने देखा करंट के बारे में जाना, हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना, हम इसकी वजह से इफेक्ट देखेंगे, इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जूल, तो उसने क्या बोला कि इस करंट और इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, एंड जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। ठीक है, अगर एक रेजिस्टर है, इसमें से आई करंट जा रही है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, और टी टाइम के लिए हम इसमें से करंट पास कर रहे हैं, तो जो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस एंड टाइम। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन वो उसका वैल्यू 1 होता है, तो वो हम लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये रही हमारी किसकी, ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम अब डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ कि जो आई होता है वो किसके बराबर होता है, V बाई आर के बराबर होता है। तो अगर मैं इधर पे V बाई आर पुट करूं तो हमारा H की वैल्यू क्या आएगी, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो आर स्क्वायर और आर कटा तो ये बनेगा V स्क्वायर बाई आर टी, दूसरा फॉर्म इसका। ठीक है, और एक फॉर्म अगर मैं देखूं तो सेम इधर पे मैं आर को रिप्लेस करके क्या लिखूंगा, आर की वैल्यू क्या होगी, V बाई आई के बराबर होगी। या हम और एक चीज कर सकते हैं, वी स्क्वायर आर टी हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद H इज इक्वल टू वी आई टी। कैसे, हम R को रिप्लेस करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V की R की वैल्यू कितनी होगी, V बाई आई होगी। तो ये कैसे आएगा, तो अगर हम इसमें रिप्लेस कर दें, तो अगर हम क्या करें, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर वहीं पे रखे, R के बदले हम V बाई आई पुट कर सकते हैं इंटू टी। तो ये आई स्क्वायर आई की जगह गया, तो यहाँ पे क्या बचा, वी आई टी। ये हमारी दूसरा फॉर्म रहा किसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें आगे इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर्स में, इलेक्ट्रिक आयरन्स वाटर हीटर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है ड्यू टू दिस हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि टंगस्टन उसमें हमारे पास बल्ब जो पुराने होते थे उसमें यूज होता था, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था, तो जैसी करंट उसमें से पास हो रही होती थी तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती थी, जिसकी वजह से वो ग्लो करता था। इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट हो जाता है जब हम लार्ज लार्ज करंट उसमें से पास करते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है हमें। दिस इज द इफेक्ट ऑफ क्या, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। अब इस हीटिंग इफेक्ट पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर है क्या, इट इज द वर्क, पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, वो वर्क डन बाय अ सोर्स टू मेंटेन अ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारी ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन, और वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने देती है या हम करंट मेंटेन करते हैं, तो हम बोलेंगे वी आई इट्स इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक पावर है क्या, अब कितनी एनर्जी हम पर यूनिट टाइम कंज्यूम करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं हम, पावर। तो पावर किसके बराबर है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वी आई। अब अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो हमारे पास क्या होती है, पावर रेटिंग होती है लिख के। अगर किसी डिवाइस, जो यूजुअली हम बल्ब्स पे देखते हैं, इट्स 100 वॉट बल्ब। 100 वॉट बल्ब मतलब क्या है, 100 वॉट बल्ब मतलब ये है कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, इट कंज्यूम्स 1 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, इतनी एनर्जी ये कंज्यूम करता है पर सेकेंड, दैट्स कॉल्ड एज द वॉटेज ऑफ द बल्ब। ठीक है, या पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब। ऐसे ही उस पे लिखा होता है 220 वोल्ट, ये इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है, मतलब कि हम इस बल्ब को कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, 220 वोल्ट्स पे ऑपरेट करते हैं। कर रहे थे किसकी, हम पावर रेटिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, तो पावर रेटिंग में क्या देखा हमने कि
डिफरेंट वोल्टेजेस लिखी होती है कि क्या लिखा होता है कि सपोज 100 वॉट का कोई बल्ब ये किया गया होता है, रेट किया गया है, उसका मतलब होता है कि ये कितनी एनर्जी कन्वर्ट यूज कर रहा है, ये 100 जूल्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहा होगा फॉर 1 सेकेंड, ये इसकी वोल्टेज होती है। इसके अलावा उस पर कुछ वोल्टेज भी दी होती है, सपोज 220 वोल्ट, दिस इज नॉट द ऑपरेटिंग वोल्टेज, मतलब कि इतने इस वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, ठीक है, जब इस वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, ठीक। इसके बाद हम यूनिट्स देखते हैं, जो कि हमने देखा कि पावर का यूनिट क्या है, वॉट है, और वॉट किसके बराबर होता है, 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। पावर इज सेड टू बी 1 watt व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट हैविंग 1 पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमें पता है पावर की यूनिट क्या है, 1 P इज इक्वल टू VI। तो जब 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है, और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, तब हम बोलते हैं कि पावर कितना है, 1 वॉट है, ठीक है। अब इस पे बेसिस पे हम जूल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जूल को कैसे हम डिफाइन करते हैं, जूल उतनी इज जूल 1 जूल कितनी होती है, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है हमारे पास जब व्हेन 1 वॉट कंज्यूम होती है, व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड, ठीक। 1 वॉट पावर 1 सेकेंड के लिए यूज हो, तो तब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है, 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, हॉर्स पावर, दिस इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, दिस इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिकल ना पावर का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और एक चीज आती है, कमर्शियल यूनिट्स। कमर्शियल यूनिट्स में हमारे पास आते हैं किलो वॉट आवर, ठीक है। ये किसके, कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। These are the commercial units of electrical energy. किलोवाट आवर कितना होता है, अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, अगर हम पहले पावर की बात करें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो वही होता है क्या, वॉट आवर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट कमर्शियल यूनिट है वो कितना है, किलो वॉट आवर, मतलब कि 1 किलोवाट 1 घंटे के लिए, दिस इज द यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। तो अगर हम जूल्स के मैं इसको डिफाइन करें, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये काम आएगा आगे हमारे न्यूमेरिकल्स में, ठीक। इसके बाद और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज द डोमेस्टिक सर्किट्स, ठीक है। डोमेस्टिक जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, डोमेस्टिक सर्किट्स जो कि हम होम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे होते हैं, उसमें सीरीज कनेक्शंस होते हैं या पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, एनी गेसेस। तो वहां पे हम सीरीज नहीं यूज करते हैं, बल्कि हम पैरेलल कनेक्शंस यूज करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम देखेंगे सीरीज में, अगर कुछ रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है, सपोज अगर ये वाला फ्यूज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे भी करंट नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे करंट नहीं आएगी, तो इस वजह से हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो हमारी सारी एप्लायंसेस बैठ जाएंगे, पहली चीज। इन कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ये पैरेलल कनेक्शंस होंगे, तो अगर एक एप्लायंस बंद हो जाएगी, उसकी वजह से दूसरी एप्लायंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, जब हम सीरीज की बात करते हैं, तो हर एक अप्लायंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं। सपोज यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इन कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर हम पैरेलल कनेक्शंस की बात करें, तो वहां पे हर एक अप्लायंस के अक्रॉस सेम ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग पैरेलल कनेक्शंस ओवर सीरीज कनेक्शंस, दैट्स व्हाई ये हम किसमें, डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज करते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस। इसके बाद हम अब न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है इसमें वो क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए 250 वॉट टीवी इन 1 आवर, ठीक है, एंड ए टोस्टर 1200 वॉट टोस्टर इन 2 मिनट्स, ठीक है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का यूनिट क्या है, वॉट,
आवर है, ठीक है। या जो हम इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोवाट आवर को मैं कन्वर्ट करके जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है हमारा 250 वॉट है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.25 किलोवाट इनटू टाइम कितना है 1 आवर, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। या हम इसको आवर में ही रखते हैं 1 आवर, ठीक है, इजी कन्वर्जन के लिए। तो ये बनेगा 0.25 किलोवाट आवर। अगर हम इसको जूल्स में कन्वर्ट करें तो वो बनेगा 0.25, और 1 किलोवाट आवर इसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। तो इतनी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है कहाँ पे, एक टीवी से जो 250 वॉट का है और 1 आवर के लिए ऑपरेट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम किसकी बात करें, टोस्टर की बात करें, तो यहाँ पे हमारी जो वॉट है, पावर है टोस्टर का, वो कितना है 1.2 किलोवाट है, और कितने टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है 2 मिनट्स के लिए। तो हम अगर टाइम देखें यहाँ पे वो कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 1/30 के बराबर। तो यहाँ पे जो मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी, एनर्जी कंज्यूम वो कितना होगा, पावर दैट्स 1.2 किलोवाट इंटू 1/30 आवर्स, ठीक है। तो ये बनेगा 0.4, दैट्स 0.04 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। इतनी एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी। हम इसको किलोवाट आवर में भी रख सकते हैं, मैंने जूल्स में निकाल के दिखाया, ठीक है। इसके बाद एक सवाल है, अब एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, ठीक है। What is the cost of energy to operate for 80 hours at रुपीज 300 पर किलोवाट आवर। ये हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है, 30 डेज के लिए हो रहा है, और पर डे ऑपरेट करता है 8 घंटे के लिए। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है, इसकी रेटिंग जो है वो कितनी दी गई है, ठीक है। तो हम अगर इसकी पावर इन किलोवाट्स निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.4 किलोवाट्स, ठीक है, पर आवर। 8 घंटे दिन में चलता है, ठीक है, 8 घंटे दिन में चलता है। तो टाइम कितना है आवर्स में, इंटू 8 आवर्स, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है पर डे, इंटू 8 अगर हम करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3.2 किलोवाट आवर। ये इसकी डेली वॉटिंग है। अब कितने दिन के लिए चलता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है पर डे, तो कितने दिन के लिए चलता है, 30 दिनों के लिए निकालना है। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 96 किलोवाट आवर फॉर कितने, 30 दिन के लिए। अब हम कॉस्ट देखें, 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, तो मतलब जो कॉस्ट हमारा आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 96 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 288 रुपीज। ये हमारा टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है। दिस वाज अब हमारे पास और एक सवाल है, इस पे आप ट्राई कीजिए इसको। पहले रेटेड बल्ब रेटेड कितना है, 10 वॉट का बल्ब है, ठीक है। कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है। तो हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। दैट इज इक्वल 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पावर कितना है, ये इधर ट्रांसपोज करेंगे, इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये डिवाइड बाई आर है, तो यहाँ पे विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 10। तो ये गया इसके साथ। तो यहाँ पे जो हमारी ये आएगी रेजिस्टेंस, वो कुछ ऐसे आएगी, हाउ मेनी ऑफ देम कैन देम बी कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across two wires of 220 volt line if maximum allowable current is, maximum allowable current हमारे पास कितनी है, 5 एम्पियर की करंट है, ठीक है। तो हमारी करंट के भी हमारे पास दी गई है, तो हमें कितने पैरेलल में ये कनेक्ट करनी चाहिए ताकि हमारी जो मैक्सिमम अलाउएबल करंट वो कितनी है, 5 एम्पियर है।
तो हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी नेट रेजिस्टेंस क्या आनी चाहिए, पहले वो निकालने हैं। तो हम बोलेंगे R जो आएगा V बाई आई के बराबर होगा, ठीक है। तो V बाई आई किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी इक्वल टू 544 ओम हमारी नेट रेजिस्टेंस आनी चाहिए। तो नेट रेजिस्टेंस इतनी होनी चाहिए। अब हमें पता है ये किस में कनेक्ट करने हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। तो हमारी नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल किसके बराबर होती है, 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस डैश 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 1 बाय आर एन। तो अगर सबकी रेजिस्टेंस सेम ही है तो मैं बोल सकता हूँ ना 1 बाय आर इज इक्वल टू एन टाइम्स आर वन सपोज। तो जो हमारा आर की वैल्यू आएगी वो आएगी आर वन बाई एन, ठीक है। तो यहाँ से मेरी जो एन की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू आर वन बाई आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो हमारी एन की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू आर जो हमारा निकला 220 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 44। तो 44 वन जार ऐसे 1 जार 1 जार 0 जार, मतलब हम इसमें कितने कनेक्ट करेंगे बल्ब्स, 110 बल्ब्स हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ताकि जो हमारी मैक्सिमम अलाउेबल करंट कितनी हो, 5 एम्पियर की हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो गया है इसके साथ। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन गुड बाय।